हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपलब्ध हुए हैं जो कि आने वाले हर एक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि टारगेट रखिए कि ये 40 के 40 आज आपको कंठस्थ हो ही जाए। प्रश्न संख्या 1 है हमारे स्क्रीन पर कि अस्थाई बंदोबस्त अथवा स्तंभरारी व्यवस्था जो बंदोबस्त था यह कब लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये जो अस्थाई बंदोबस्त है या स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, यह बंगाल के क्षेत्र में लागू हुआ था 1793 ईस्वी में। अर्थात ऑप्शन नंबर ए पहला का बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। तो याद रखिए, आपकी डाक टिकट जो पहली बार जारी हुआ था यह 1854 में हुआ था। तो अब आप कंफर्म हो गए कि 1854 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह थे कौन, तो लॉर्ड डलहौजी थे। अर्थात लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में डाक टिकट जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। 2-3 अन्य महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे भारत में प्रथम बार जो मुंबई से थाने के बीच भारतीय रेल चली थी वो भी लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में चली थी। और जो ये सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाए थे तो वो भी जो है इसी में लॉर्ड उसमें जो है ये। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि दामिने कोह क्या था। दामिने कोह जो है तीसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि यह एक भूभाग था, यह संथालों की जमीन थी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, महालवारी बंदोबस्त जो है ये किनके द्वारा लागू किया गया था, तो ये जो लागू किया गया था ये मार्टिन बर्ट के द्वारा किया गया था। और मुनरो एवं रीड के द्वारा जो है वो लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है कि भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो भारत में जो प्रथम वैज्ञानिक जनगणना हुआ है वो 1881 ईस्वी में पहली बार जो है जनगणना हुआ था। और उस वक्त जो भारत में शासनकाल था 1880 से लेकर के 84 तक का जो शासनकाल रहा है वह लॉर्ड रिपन महोदय का रहा है। और इन्हीं को भारतीय ये का जो है उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन महोदय ही थे कि जो इन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम भी इन्हीं के शासनकाल में बना था। और इल्बर्ट बिल विवाद के क्रम में जो है इनको अपने पद से रिजाइन देना पड़ा था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था कि भारतीय जजों को इन्होंने अधिकार दिया था कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध भी केस की सुनवाई कर सकते थे। दोस्तों, हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उलगुलान विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो उलगुलान विद्रोह के जो प्रमुख नेता हैं, छठा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी है कि बिरसा मुंडा जो है वो उलगुलान विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। जी, 1857 का विद्रोह जो है वो एक प्रश्न ये भी बनेगा कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और जो उसका तत्कालीन कारण था वो सभी आप जानते हैं कि एनफील्ड नामक राइफल था जिसमें गाय और सूअर के चर्बी होने का जो है डर, ये अफवाह फैली थी। और इसी कारण जो है सभी सैनिकों की भावनाएं आहत हुई और वो विद्रोह का तत्कालीन कारण के रूप में जाना गया। और ये प्रथम सिपाही थे वो थे मंगल पांडे, जिन्होंने बैरकपुर छावनी में ये किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। और बिहार में जो नेता थे 1857 के विद्रोह के वो आरा के जगदीशपुर के जो है जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह थे। अगला सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह कथन जो है रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई को
जो है वो डलहौजी ने एक हड़प नीति लाया था, उसके तहत जो यहाँ इनके पास अपना पुत्र नहीं होने के कारण जो है इनकी ये को उन्होंने उस पर कब्जा कर लेना था राज दरबार उनकी कुल संपत्ति पे, तो इन्होंने भी विद्रोह किया था। हालांकि इनको सिंधिया परिवार की तरफ से जो है कैद करा दिया गया था और इनकी ग्वालियर में मृत्यु हो गई। तो ये हीरोज कहा था कि ये जो महिला है वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। क्या कहा था हीरोज ने कि यह महिला जो है विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारा कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? जी, 1857 के गदर को जो है ये प्रमुख समाजवादी जो नेता हैं वो कार्ल मार्क्स, इन्होंने उसे प्रथम क्रांति के रूप में कहा है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? तो ये कार्ल मार्क्स ने तो इसे प्रथम क्रांति के रूप में 1857 के गदर को क्रांति कहा है, और वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने जो है इसे प्रथम स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध के रूप में अपने पुस्तक में लिखा है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब। प्रश्न 11 है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित शहर है? दोस्तों, हम आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकाल सभी को इतिहास में हम सभी को कवर करेंगे। उसी प्रकार हम भूगोल और ये भारतीय संविधान में भी अलग अलग पूरे चैप्टर्स को हम इसमें कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है यह हड़प्पा का एकमात्र बंदरगाह नगर के रूप में भी जाना जाता था, जो कि गुजरात राज्य में स्थित था, और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यह स्थल कौन सा है? जी, तो हड़प्पा सभ्यता का यह जो स्थल है जहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है वो है हड़प्पा स्थल। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो का तो अर्थ भी पूछा जाता है, जिसका अर्थ याद रखिएगा मृतकों का टीला, और यह जो जगह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित यह जगह है, और इसका जो भाषा है मोहनजोदड़ो जो शब्द है यह सिंध प्रांत में है, अर्थात उससे याद रखेंगे कि यह सिंधी भाषा है, या सिंधी भाषा से याद रखिएगा कि सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी 13 का सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। सवाल है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखी गई थी? तो पानी के निकासी की जो समुचित व्यवस्था थी वो हड़प्पा काल की सभ्यता में थी। मिस्र की सभ्यता हो या रोम की सभ्यता हो या फिर चीन की सभ्यता हो, इन सभ्यताओं में यह खूबी नहीं देखा गया है जो कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 14 का सबसे सही जवाब हो जाएगा। सवाल अगला है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो अभी हम पिछले प्रश्न में आपको बताए हैं कि लोथल जो था वो बंदरगाह नगर था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारिक संबंध रखते थे, और जो मुहरें प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिससे यह पता चला है कि अन्य स्थलों से जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ईरान से, अफगानिस्तान से, इन जगहों से हड़प्पा वासियों का व्यापार चलता था, और जो व्यापार का साक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं हुआ है वह चीन का, अर्थात 15 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि जो व्यापारिक संबंध पता अब तक नहीं चला है वो था चीन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? जी, तो 2011 का जो जनगणना का ये है वो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सबसे अधिक जो भारत का जनसंख्या घनत्व वाला जिला है पूरे ऑल इंडिया में वह है बिहार राज्य, जहां 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबा बुदन की पहाड़ी यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, बाबा बुदन पहाड़ी जो है यह दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 17 का सबसे सही जवाब हो जाएगा। अभी हम लोग इतिहास के बाद भूगोल से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। हम आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपको इसमें सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, इसलिए आप
एक लाइक तो आपका वीडियो को बनता ही है। आप वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। सवाल है 18 कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। यानी अन्य परियोजनाओं का उद्देश्य जो है वो जल विद्युत परियोजना के रूप में भी है, लेकिन इसका सिर्फ बाढ़ को नियंत्रण करने से तो वह है बिहार का शोक यानी कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि कोसी परियोजना जो है वो बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया था। और कोसी नदी जो है बिहार के सीमांचल इलाकों में सबसे अधिक तबाही मचाने वाली नदी के रूप में जानी जाती है और यह गंगा की सहायक नदी है जो बिहार में उत्तर से ओर बहती हुई आकर के गंगा में मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है, यानी उससे हमें लोहे की प्राप्ति नहीं होती है जी। तो लोहे के जो प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, लिग्नाइट। तो इसमें से लिग्नाइट या हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट ये प्रमुख लोहे के अयस्क हैं। लेकिन जो यहाँ पर हमारे ऑप्शन 19 का ए है एंथ्रेसाइट, यह कोयले का सर्वोत्तम किस्म है जिसमें 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, न कि यह लोहे का अयस्क है। एंथ्रेसाइट क्या है याद रखिएगा, यह कोयले का सबसे उत्तम किस्म है, सर्वोत्तम किस्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाल है कि 20वां कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है जी। भूरा हीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो भूरा हीरा के नाम से जो जाना जाता है वह खनिज है लिग्नाइट, जो कि कोयले का एक किस्म है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लिग्नाइट क्या है, कोयले का एक प्रकार है। एंथ्रेसाइट उसका सबसे अच्छा है, लिग्नाइट है, उसके बाद फिर बिटुमिनस है और फिर पीट है। तो एंथ्रेसाइट लिग्नाइट जो है यह कोयले काल भूरा हीरा के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि इसमें से कहाँ भूरा कोयला यानी लिग्नाइट पाया जाता है। तो भूरा कोयला या लिग्नाइट जो है यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी छोर तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। सवाल है कि डिगबोई कहाँ स्थित है। तो डिगबोई जो है यह तेल शोधक के लिए जाना जाता है। तो यहाँ स्थित है भारत के असम राज्य में, अर्थात 22वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि डिगबोई जो है यह भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी प्रवाहित होता है, यानी इंदिरा गांधी नहर में जो पानी मिलती है वह इंदिरा गांधी नहर को पानी कहाँ से प्राप्त होती है। तो इस 23वां नंबर प्रश्न का जो सवाल है वह है ब्यास नदी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है यह प्रसिद्ध किस लिए है, किस राज्य में यह प्रसिद्ध है, बिहार, पंजाब, मेघालय या केरल राज्य में। तो 24वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है यह मेघालय राज्य में है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। सवाल 25 है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही है वह 2007 से लेकर के 2012 तक की अवधि रही है। और 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना चला और उसके बाद फिर 2014 में जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। जिस प्रकार योजना आयोग जब था तो उसके जो अध्यक्ष होते थे वो पदेन प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसी प्रकार अभी नीति जो आयोग है तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष जो है वो पदेन प्रधानमंत्री हैं, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 25 के बाद 26वां नंबर प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ती है जी। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ने का मुख्य कार्य करती है। तो इसका उत्तर होगा कि पनामा नहर जो है यह कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका 26 का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राइन जलमार्ग किससे किसको जोड़ती है। जी हाँ,
राइन जलमार्ग जो है 27वां का, यह जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ने का कार्य करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी 27 का ऑप्शन बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है यह लाल सागर को से भूमध्य सागर को या भूमध्य सागर को लाल सागर से कहिए जोड़ने का कार्य करती है। स्वेज नहर जो है यह व्यापार के लिए खोला गया और उसके बाद जो है इससे एशिया और यूरोप की दूरी में काफ़ी गिरावट आई, यानी दूरी कम गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत के जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, यह प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो दोस्तों अब यानी ये जो प्रश्न हम देख रहे हैं यह भारतीय ये संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। तो हमारे संविधान का जो प्रस्तावना शुरू होता है, याद होगा आप सभी को भी कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, भाषा, तो ये इस प्रकार सभी की स्वतंत्रता देने वाला हमारा संविधान शुरू कहाँ से होता है? हम भारत के लोग से। कहाँ से? हम भारत के लोग से, यानी ऑप्शन नंबर डी सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो ये 4 शब्दों में से हमको खोजना है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो जब हम लोग अभी पढ़ते हैं भारत के संविधान का उद्देशिका, एक बार हम पूरा पढ़ के आपको बता रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, तो यहाँ पर ये सभी आ जा रहा है। प्रभुत्व संपन्न भी है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, आगे है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। यहाँ तक जो है इसमें जो शब्द आए हैं वो 3 में से शब्द तो आए, लेकिन लोक कल्याण नहीं शब्द आए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? जी, तो सिलसिले में क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब के रूप में जो जाना जाएगा 31 का, वह हो जाएगा डी कि संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी जनवादी गणतंत्र। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो गया। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय जो संविधान है बहुत ये समझिए तो बहुत लचीला संविधान है, बहुत इजी भी है, बहुत हार्ड भी है। और इसका जो ये है मतलब स्वरूप है वो संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है, यानी विविधता में एकता है और संरचना में संघात्मक का मतलब ये हो गया कि भारत का जो ये व्यवस्था है, केंद्र स्तर की अलग सरकार है, राज्य स्तर पर अलग सरकार है और उनकी शक्तियों का बंटवारा भी अलग अलग कर दिया गया है और 3 अलग अलग लिस्ट यानी जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्रीट लिस्ट यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 अलग अलग सूची भी तैयार कर दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि यह संविधान संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान के रचयिताओं ने जो संविधान की रचना की तो अन्य विभिन्न देशों के जैसे कनाडा, अमेरिका, रूस इत्यादि देशों के संविधान को पढ़ करके फिर उसकी जो खासियत थी उस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया है। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव है वह है भारत में जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, वही 1935 के भारत सरकार अधिनियम का सबसे अधिक यहाँ इस पर प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सवाल है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जी, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है 3 प्रकार का ये रखा गया है, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका जो है वो संसद
विधायिका के अंतर्गत है, कार्यपालिका के अंतर्गत जो है जो भी ये पदाधिकारी गण आते हैं, न्यायपालिका के अंतर्गत जो है जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ये सभी में जो सर्वोच्च है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, या फिर ऐसे कहिए कि भारत के संविधान में जो संघीय व्यवस्था रखी गई है वो इसका कहाँ से यह चीज़ अपनाया गया है। तो यह अपनाया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है यह कहाँ से अपनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा यह अपनाया गया है ऑप्शन नंबर बी कनाडा से। और जो तीसरा लिस्ट लाया गया है समवर्ती सूची वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया कहाँ से। तो मौलिक कर्तव्य तो सबसे पहली बात कि जो संविधान निर्माण हुआ उस वक्त मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था, बाद में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और यह 10 मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय संविधान के भाग 4 कहाँ वर्णित है, भाग 4A। और अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 51A में, 51A में इस बात को वर्णित किया गया है। और यह सरदार सरवन सिंह समिति के सिफारिश के बाद जोड़ा गया था जो कि रूस के संविधान से लिया गया था, अर्थात 37 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 38 है, 40 में से अब हम 38 पे आ चुके हैं, 40 की तरफ पहुंचने वाले हैं। हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आपका लाइक इस वीडियो को बनता है, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट पहले आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो इसका सही जवाब 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अमेरिका से किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के उल्लेख की प्रक्रिया वर्णित है। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ तो उस वक्त भारतीय संविधान में केवल 22 भाग जोड़े गए थे और बाद में संशोधन के द्वारा 25 भाग, अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। तो संशोधन की जो बात है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में है, ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में जो वर्णन हमें मिलता है वह मिलता है संघ एवं राज्य के क्षेत्र का, नागरिकता का वर्णन भाग 2 में, मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में हमको मिलता है। याद रखिएगा एकदम सीरियल है कि संघ एवं राज्य का जो है वह भाग 1, नागरिकता का भाग 2, मूल अधिकार का भाग 3 और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग 4 में हमें उल्लेख मिलता है। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।